गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह अमेरिका तथा कनाडा में बसे प्रवासी भारतीयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने गुजरात में हुए विकास के कामों का जमकर बखान किया। मोदी ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हुई, लेकिन विकास होने पर जनता गलतियों को माफ कर देती है। मोदी के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी ने गलती का मतलब गुजरात दंगों से जोड़ा है। मोदी के इस भाषण की एक और खास बात ये थी कि उन्होंने कांग्रेस का एक बार भी नाम नहीं लिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने मोदी को मुख्य वक्ता बनने का निमंत्रण देकर उनका भाषण रद्द कर दिया था। इसके जवाब में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मोदी का ये कार्यक्रम अमेरिका के इलिनॉयस, न्यू जर्सी, शिकागो और एडिसन में भी सुना गया। मोदी ने जिस तरह का भाषण दिया उससे एक संकेत तो साफ है कि वे अपने आप को आगामी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि अगर वह पीएम पद के दावेदार होते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में गुजरात के विकास को मॉडल के तौर पर अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्मारकों को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। माया के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी दलित महापुरुषों की याद में बने स्मारक, आज स्मारक बदहाल है। बसपा का आरोप है सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार कहती है कि माया के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी कमीशन खोरी हुई है। मायावती ने यूपी में अपने 5 साल के शासन के दौरान एक नहीं कई स्मारक बनवाए। दलित महापुरुषों की याद में बनवाए गए इन स्मारकों को बेहतरीन आर्किटेक्चर से नवाजा गया, मजबूती का खास ख्याल रखा। दावा किया गया कि ऐसे पत्थर लगवाए गए हैं कि अगले 1000 साल तक जस के तस रहेंगे। लेकिन सत्ता क्या गई, स्मारकों की रंगत ही बदल गई। टूट फूट साफ नजर आ रही है। स्मारकों की बदहाली पर सरकार को बीएसपी घेर रही है। मौर्य ने आरोप लगाया है कि सपा सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, यही वजह है कि स्मारकों का ध्यान नहीं रखा गया। इस मुद्दे पर बीएसपी के साथ बीजेपी भी है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने 1 साल में स्मारकों में आ रही दरार के पीछे निर्माण में हुए घटिया सामग्री को जिम्मेदार बताया है। वहीं सरकार माया के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी कमीशनखोरी की याद दिलाकर बीएसपी को उसका जवाब दे रही है। स्मारक बने तो राजनीति, ना बने तो राजनीति, और तो और स्मारकों के बनने के पीछे भी राजनीति। और अब हालात ये है कि ये स्मारक भी खुद राजनीति का शिकार होने से बच नहीं पाए। सीओ जियाउल हक की हत्या की जांच कर रही सीबीआई टीम पर प्रवीण को भरोसा नहीं, इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार से अपनी 5 सूत्री मांग रख दी। उसे कह रही हूँ कि सीबीआई की जांच हो रही है, बहुत अच्छी बात है और अच्छी तरह से हो रही है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। उसमें 4-5 पॉइंट जो मैंने जोड़े हैं उनकी कॉपी भी हमने उनको दे दिया है। ये उसमें पहला पॉइंट ये है कि सीबीआई की जो टीम हो दिल्ली से हो, ताकि लखनऊ के ना हो, ताकि कोई पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। इस मांग से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच टीम पर विश्वास नहीं रहा। इटावा में 23 फरवरी को हुए अदनान हत्याकांड का मुख्य आरोपी विशाल अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि विशाल ने बीती रात आत्मसमर्पण कर दिया था और विशाल अपनी बेगुनाही की बात कह रहा है। विशाल ने कहा है कि वो खुद शादी करने कोर्ट गया था और इस दौरान अदनान ने ही उससे बातचीत की थी। आरोपी विशाल ने कहा अदनान की पत्नी कीर्ति किसी को बचाने के लिए उसे फंसा रही है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को जब अदनान और कीर्ति मिश्रा कोर्ट से शादी कर वापस लौट रहे थे, तभी किसी ने सरेआम अदनान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में विशाल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मेरी फाइल देखी, उसका कोई पहले से प्लान बन के आया हो। तुम्हारा इसमें कितना रोल है? मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो अपनी तारीख पे आए थे। कभी इससे पहले अदनान और कीर्ति से नहीं, कोई मुलाकात नहीं। जान पहचान ही नहीं थी, जानते तक नहीं थे। अम्बेडकर नगर की एक महिला सिपाही ने क्षेत्राधिकारी पर यौन उत्पीड़न और शारीरिक संबंध बनाने के दबाव डालने का सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई और पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक को जांच सौंप दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खाकी वर्दीधारी महिलाओं की भी अस्मत अब सुरक्षित नहीं है। उनके ही अधिकारी उनकी अस्मत लूटने का प्रयास कर रहे हैं। बीटी थाने में तैनात सिपाही ने पूरे मामले की जांच पुलिस अधीक्षक समेत प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के साथ साथ महिला हेल्पलाइन को फोन करके बताया है। पूरे मामले की अब गंभीरता से जांच की जा रही है। लेकिन क्या खाकी अब सुरक्षित है, यह एक बड़ा सवाल है। नारी के सम्मान में अब परचम लहराना होगा, वहीं नारी का अपमान करने वालों को देश से मिटाना होगा। जी हां, नारी का अपमान का मामला आज आगरा थाना हरिपर्वत इलाके में देखने को मिला। एक गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा को उसी की चौकीदार ने बुरी नीयत से दबोच डाला। जब छात्रा ने शोर मचाया तो उनकी सहयोगी छात्रा ने छात्रा को बमुश्किल चौकीदार से मुक्त कराया।
आगरा में एक बीबीए की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस छात्रा के साथ छेड़छाड़ हॉस्टल के ही गार्ड ने की। पीड़िता लड़की इटावा की रहने वाली है और यूआई ग्लोबल इंस्टीट्यूट से बीबीए कर रही है। मामला है थाना हरिपर्वत इलाके के खंदारी में बने देव हॉस्टल का, जहां एक संगीता अपनी और अन्य साथियों के साथ रहती थी। 9 मार्च की सुबह लगभग 6 बजे जब संगीता अखबार लेने हॉस्टल के गार्ड जितेंद्र के पास आई तो जितेंद्र ने कहा अखबार कमरे में अंदर है। जब संगीता कमरे के अंदर अखबार लेने गई तो गार्ड जितेंद्र ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़ित छात्रा ने इसकी शिकायत वार्डन से की, लेकिन वार्डन ने उस गार्ड पर कोई कार्रवाई नहीं की। पहले भी जितेंद्र ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज गुस्साई छात्राओं ने हॉस्टल के बाहर जमकर नारेबाजी की और गार्ड जितेंद्र के खिलाफ थाना हरिपर्वत में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया और दी गई तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं गुस्साई छात्राओं ने आज हॉस्टल पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चौकीदार जितेंद्र को हिरासत में लिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। अब सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ पार्क। राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उठाए कई कदम, 7 नए इको टूरिज्म पार्कों का हुआ चयन। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई कड़े कदम उठाने जा रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक विचार गोष्ठी में इस बारे में कई खुलासे किए। राज्य सरकार इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दुधवा, कतरनिया घाट, नवाबगंज आदि पर्यटन स्थलों पर रिवर ड्राफ्टिंग, ट्रैकिंग व सस्ते आवास की सुविधाओं को विकसित कर रही है। गोष्ठी में प्रदेश सरकार के जंतु एवं उद्यान राज्य मंत्री शिव प्रताप यादव ने कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त व शुद्ध बनाया जाए और यही कारण है कि इस बार प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया है। प्रदेश सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाइल्ड लाइफ के शौकीनों को हर सुविधा देने की योजना बना रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक प्रदेश के इको टूरिज्म स्थलों तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हो, पर वे तब तक नहीं सफल हो सकते जब तक कि जंगलों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण, भू उपयोग में परिवर्तन व पशुओं को स्वच्छंद विचरण करने में आ रही समस्याओं के साथ साथ जंगलों में हो रही अवैध कटानों से निपटा नहीं जाएगा, तब तक उनके ये प्रयास सफल नहीं हो सकते। बहराइच जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में एक भाई ने अपनी ही सगी बहन को निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। हत्या इस तरीके से की जिसको सुनकर लोगों के रूह कांप जाए। उसने अपनी बहन का सर काट डाला और सर को लेकर के सीधे बहराइच के रानीपुर थाने पहुंच गया। इस घटना को देखकर थानाध्यक्ष भी भौचक्का रह गया, क्योंकि उसने भाई ने अपनी बहन को गर्दन जैसे ही वो लेकर काट कर थाने पहुंचा, पूरे आसपास क्षेत्र में माहौल सनसनी में बदल गया। इस पूरे वारदात को लेकर के जब बहराइच के पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया, उन्होंने भी देखा कि हाँ, अपने सगी बहन की ही उसके भाई ने हत्या कर दी। उसका भाई चाहता था कि अपनी बहन की शादी उसके कुछ अधिक उम्र के व्यक्ति से करना चाहता था, जिसकी उसकी बहन लगातार विरोध कर रही थी। उसी को लेकर के इसका भाई आक्रोश में आया, उसने उसकी हत्या कर दी। बाराबंकी के रामनगर के लोधेश्वर महादेव मंदिर में रविवार सुबह जलाभिषेक के दौरान कांवड़ियों के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और 10 कांवड़िये घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक महाशिवरात्रि पर्व के दौरान लोधेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में कांवड़िये जलाभिषेक के लिए कतार में खड़े थे। इसी बीच पहले जल चढ़ाने की होड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ की चपेट में आकर 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक भगदड़ में कम से कम 10 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बैरिकेड टूटने के कारण यह हादसा हुआ। असीम आस्था और संत समागम का संपूर्ण कुंभ आज महाशिवरात्रि के पर्व स्नान के साथ समाप्त हो गया। हालांकि इस कुंभ के इतिहास में कई काली तारीखें भी हैं, लेकिन विहंगम संयोगों के बाद ये कुंभ अपने श्रद्धालुओं को भारी फल देने वाला है। आस्था का महाकुंभ शिवरात्रि के पर्व स्नान के साथ आज समाप्त हो गया। लगभग 70 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी संगम में लगाई। हर गंगे और बम भोले के जयकारे कुंभ नगरी में गूंजते रहे। प्रशासन ने बताया कि पूरे कुंभ में लगभग 9 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया और प्रशासन इसको एक बड़ी उपलब्धि मान रहा है। हालांकि इस कुंभ के समापन के बाद प्रशासन ने ग्राहक की सांस तो जरूर ली होगी, लेकिन इस कुंभ के इतिहास में दर्ज काली तारीखों की जांचें
आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इलाहाबाद के मनकामेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के दिन यानी आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से बाबा के दरबार में आता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। इलाहाबाद के मनकामेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की भारी भीड़ रही। दूर दराज से भक्त भगवान भोले का दर्शन करने आए थे। ये मंदिर अति प्राचीन है और संगम तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन यहाँ अमृत वर्षा होती है और भक्तों की मुरादें पूरी भी होती हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोगों की मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन मनकामेश्वर मंदिर में अमृत की वर्षा होती है। आज शिव यानी शक्ति की पूजा करने लोग वाराणसी धर्म की नगरी काशी में आए हुए हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। मान्यता ऐसी है कि आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से जो भी मुरादें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, चाहे वो अच्छे वर की हो या पुत्र प्राप्ति की हो। बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि को अपने आराध्य देव का दर्शन करने के लिए नागा साधुओं के सभी अखाड़े के एक साथ निकले जुलूस की शक्ल में आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कुंभ के बाद नागाओं की ये अंतिम जुलूस थी। इस जुलूस में नागा साधु अपने ही अंदाज में चल रहे थे। मान्यता ये है कि वर्षों पुरानी इस परंपरा में प्रतिवर्ष कुंभ स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। यही नहीं, ये साधु होली तक धर्म की नगरी काशी में ही वास करेंगे और बाबा के साथ होली खेलकर ही यहाँ से जाएंगे। वहीं अगर प्रशासन की माने तो 20 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और अभी तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रशासन की माने तो ये आस्था के इस महापर्व पर अब तक 20 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं और श्रद्धालुओं का जन सैलाब वाराणसी में उमड़ पड़ा है। महाशिवरात्रि का पर्व जहां पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भक्तों का तांता मंदिरों के बाहर देखने को मिला और लोगों ने व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि का पर्व जहां पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा रहा, जहां लोग यहां सुबह 4 बजे से ही दर्शन के लिए खड़े हुए थे। आज लोगों ने उपवास रखकर दर्शन किए और अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जहां हर वर्ग के लोग इस आस्था की भीड़ में शामिल थे। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। न सिर्फ पुलिस बल्कि अर्धसैनिक बलों की भी निगरानी में मंदिर में पूजा अर्चना की गई और सीसीटीवी कैमरों से लैस मंदिर में भक्तों ने आस्था के साथ इस महापर्व को भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए मनाया। जहां इस पर्व को लेकर कानून व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। महाशिवरात्रि के पर्व पर आज देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बात अगर राजधानी की जाए तो राजधानी के टपकेश्वर महादेव और शिव मंदिर में भक्तों की सुबह से ही लाइन लगी हुई है। लोग भगवान शिव को दूधाभिषेक और जलाभिषेक कराने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के सभी शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। राजधानी के टपकेश्वर धाम में सुबह से ही भक्त शिव महिमा में डूबे हुए हैं। टपकेश्वर महादेव की गुफा अपने पौराणिक महत्व के लिए जानी जाती है, जिस कारण यहाँ महाशिवरात्रि के दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। सुबह से ही भक्त शिवलिंग में दूधाभिषेक और जलाभिषेक के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस और प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए अलग से टीमों का गठन किया था। मंदिर प्रशासन की अगर माने तो उनका ये कहना है कि पुलिस के द्वारा किए गए इंतजाम जनता के लिए काफी बेहतर थे और उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी थे। वैसे भगवान शंकर के कई रूप हैं, लेकिन इलाहाबाद में संगम तट पर भगवान शंकर का एक रूप ऐसा है जहां भगवान शंकर कल्याणदाता नहीं बल्कि न्यायाधीश के रूप में स्थापित हैं। यहां आने वाले हर भक्त उनके मुल्जिम हैं और वो जज और वकील की भूमिका में हैं। पूरी तरह से एक अदालत की शक्ल में बने इस शिवालय में श्रद्धालु जाने अनजाने खुद से हुई गलतियों और पापों से माफी मांगने के लिए आते हैं। 276 शिवलिंग वाले इस शिव मंदिर में शिव भक्त कान पकड़कर शिवजी के सामने उठते बैठते हैं ताकि महादेव उनकी गलतियों और पापों से उन्हें मुक्त कर दे। गंगा तट पर बनी ये इमारत को पहली नजर में देखने से अंग्रेजी हुकूमत के समय की अदालतों की तस्वीर तरोताजा हो जाती है। इस शिव धाम में कुल 276 शिवलिंग है, जिसमें एक प्रमुख बड़े शिवलिंग
को भक्त न्यायाधिपति के रूप में देखते हैं और शेष 267 लघु शिवलिंग वकीलों के रूप में कहे जाते हैं। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है